अटल बिहारी वाजपेयी एक भारतीय राजनीतिज्ञ और कवि थे, जिन्होंने भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में 3 कार्यकाल पूरे किए। पहले 1996 में 13 दिनों के कार्यकाल के लिए, फिर 1998 से 1999 तक 13 महीने की अवधि के लिए, उसके बाद 1999 से 2004 तक पूर्ण कार्यकाल के लिए। वह कार्यालय में पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के सहसंस्थापकों में से एक और वरिष्ठ नेता थे। वह हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवी संगठन आरएसएस के सदस्य थे। वह हिंदी कवि और लेखक भी थे। वे 5 दशकों से अधिक समय तक भारतीय संसद के सदस्य थे। वे 10 बार लोकसभा निचले सदन के लिए और 2 बार राज्यसभा उच्च सदन के लिए चुने गए थे। उन्होंने लखनऊ निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण 2009 में सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से थे, जिसके वे 1968 से 1972 तक अध्यक्ष रहे। बीजेएस ने कई अन्य दलों के साथ विलय कर जनता पार्टी का गठन किया, जिसने 1977 के आम चुनाव में जीत हासिल की। मार्च 1977 में वाजपेयी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की कैबिनेट में विदेश मंत्री बने। उन्होंने 1979 में इस्तीफा दे दिया और इसके तुरंत बाद जनता गठबंधन टूट गया। भारतीय जनसंघ के पूर्व सदस्यों ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने 1998 में पोखरण-2 परमाणु परीक्षण किए। वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध सुधारने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलने के लिए बस से लाहौर गए। पाकिस्तान के साथ 1999 के कारगिल युद्ध के बाद उन्होंने राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के साथ बातचीत के जरिए संबंधों को बहाल करने की कोशिश की। उन्हें आगरा में एक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आमंत्रित किया। वाजपेयी की सरकार ने कई घरेलू आर्थिक और ढांचागत सुधार पेश किए, जिनमें निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, सरकारी बर्बादी को कम करना, अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना और कुछ सरकारी स्वामित्व वाले निगमों का निजीकरण करना शामिल है। उनके कार्यकाल के दौरान 2001 के भारतीय संसद हमले और 2002 के गुजरात दंगों सहित कई हिंसक घटनाओं से भारत की सुरक्षा को खतरा था, जो अंततः 2004 के आम चुनाव में उनकी हार का कारण बना। नरेंद्र मोदी के प्रशासन ने 2014 में घोषणा की कि वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 2015 में उन्हें भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2018 में उम्र से संबंधित बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक कन्याकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी मां कृष्णा देवी और पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी थे। उनके पिता अपने गृह नगर में एक स्कूल शिक्षक थे। उनके दादा श्याम लाल वाजपेयी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के अपने पैतृक गांव बटेश्वर से ग्वालियर के पास मुरैना चले गए थे। वाजपेयी ने अपनी स्कूली शिक्षा ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर में की। 1934 में उनके पिता के प्रधानाध्यापक के रूप में शामिल होने के बाद उन्हें उज्जैन जिले के बड़नगर में एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल एवीएम स्कूल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, आगरा विश्वविद्यालय, अब महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी उत्कृष्टता महाविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने डीएवी कॉलेज, कानपुर, आगरा विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में कला में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। उनकी सक्रियता ग्वालियर में आर्य समाज आंदोलन की युवा शाखा आर्य कुमार सभा से शुरू हुई, जिसके वे 1944 में महासचिव बने।
वे 1939 में एक स्वयंसेवक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में भी शामिल हुए। बाबा साहेब आप्टे से प्रभावित होकर उन्होंने 1940 से 1944 के दौरान आरएसएस के अधिकारी प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। 1947 में प्रचारक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के लिए आरएसएस की शब्दावली बन गए। उन्होंने विभाजन के दंगों के कारण कानून की पढ़ाई छोड़ दी। उन्हें उत्तर प्रदेश में एक विस्तारक परिवीक्षाधीन प्रचारक के रूप में भेजा गया और जल्द ही उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय के समाचार पत्रों के लिए काम करना शुरू कर दिया। राष्ट्रधर्म, एक हिंदी मासिक, पांचजन्य, एक हिंदी साप्ताहिक। 1942 में 16 वर्ष की आयु में वाजपेयी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सक्रिय सदस्य बन गए। हालांकि आरएसएस ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने का फैसला किया था। अगस्त 1942 में वाजपेयी और उनके बड़े भाई प्रेम को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 24 दिनों के लिए गिरफ्तार किया गया था। उन्हें एक लिखित बयान देने के बाद रिहा कर दिया गया था कि वे भीड़ का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने 27 अगस्त 1942 को बटेश्वर में उग्रवादी घटनाओं में भाग नहीं लिया था। अपने पूरे जीवन में, यहां तक कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी, वाजपेयी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी के आरोप को एक झूठी अफवाह करार दिया। 1951 में वाजपेयी को दीनदयाल उपाध्याय के साथ आरएसएस द्वारा नवगठित भारतीय जनसंघ के लिए काम करने के लिए भेजा गया, जो आरएसएस से जुड़ी एक हिंदू दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी थी। उन्हें दिल्ली में स्थित पार्टी के उत्तरी क्षेत्र के प्रभारी राष्ट्रीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। वे जल्द ही पार्टी नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अनुयायी और सहयोगी बन गए। 1957 के भारतीय आम चुनाव में वाजपेयी ने भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा। वे मथुरा में राजा महेंद्र प्रताप से हार गए, लेकिन बलरामपुर से चुने गए। वह जवाहरलाल नेहरू से इस हद तक प्रभावित थे कि उन्होंने अपने भाषणों की शैली, उच्चारण और लहजे को उन्हीं की तरह अपनाया। वाजपेयी के नेतृत्व में भी नेहरू का प्रभाव स्पष्ट था। लोकसभा में उनके वक्तृत्व कौशल ने प्रधानमंत्री नेहरू को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने भविष्यवाणी की कि वाजपेयी किसी दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। 27 मई 1964 को नेहरू की मृत्यु के अवसर पर वाजपेयी ने उन्हें असंभव और अकल्पनीय का संचालक कहा और उनकी तुलना हिंदू भगवान राम से की। वाजपेयी के वक्तृत्व कौशल ने उन्हें जनसंघ की नीतियों के सबसे मुखर रक्षक होने की प्रतिष्ठा दिलाई। उपाध्याय की मृत्यु के बाद जनसंघ का नेतृत्व वाजपेयी के हाथों में चला गया। वे 1968 में जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और नानाजी देशमुख, बलराज मधोक और लालकृष्ण आडवाणी के साथ पार्टी का संचालन किया। 1977 में एक राजनीतिक रैली को संबोधित करते हुए वाजपेयी 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आंतरिक आपातकाल के दौरान वाजपेयी को कई अन्य विपक्षी नेताओं के साथ गिरफ्तार किया गया था। शुरुआत में बेंगलोर में नजरबंद वाजपेयी ने खराब स्वास्थ्य के आधार पर अपनी कारावास की अपील की और उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में ले जाया गया। दिसंबर 1976 में वाजपेयी ने एबीवीपी के छात्र कार्यकर्ताओं को हिंसा और अव्यवस्था के लिए इंदिरा गांधी से बिना शर्त माफी मांगने का आदेश दिया। एबीवीपी के छात्र नेताओं ने उनके आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। गांधी ने 1977 में आपातकाल समाप्त कर दिया। भारतीय जनसंघ सहित कई दलों के गठबंधन ने मिलकर जनता पार्टी बनाई, जिसने 1977 के आम चुनावों में जीत हासिल की। गठबंधन के चुने हुए नेता मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। देसाई की कैबिनेट में वाजपेयी ने विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। विदेश मंत्री के रूप में वाजपेयी 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति बने। विदेश मंत्री वाजपेयी सबसे दाएं
और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई दाएं से तीसरे अग्रिम पंक्ति। 1978 में भारत यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के साथ। 1979 में देसाई और वाजपेयी ने इस्तीफा दे दिया, जिससे जनता पार्टी का पतन हो गया। भारतीय जनसंघ के तत्कालीन सदस्य 1980 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा बनाने के लिए एक साथ आए, जिसके पहले अध्यक्ष वाजपेयी थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले संघ परिवार द्वारा कई विरोध प्रदर्शन किए गए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लालकृष्ण आडवाणी और वाजपेयी के नेतृत्व में एक मार्च भी शामिल था, जिसमें सरकार की कार्रवाई की कमी का विरोध किया गया था और मांग की गई थी कि भारतीय सेना को स्वर्ण मंदिर में भेजा जाए। 1984 के आम चुनाव प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद हुए थे, जबकि उन्होंने 1977 और 1980 के चुनाव नई दिल्ली से जीते थे। वाजपेयी चुनाव के लिए अपने गृह नगर ग्वालियर चले गए। विद्या राजदान को शुरू में कांग्रेस आई का उम्मीदवार बनाया गया था। इसके बजाय ग्वालियर राजघराने के वंशज माधवराव सिंधिया को नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन लाया गया। वाजपेयी सिंधिया से हार गए, उन्हें केवल 29% वोट ही मिले। वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा ने जनसंघ की हिंदू राष्ट्रवादी स्थिति को नरम किया, जनता पार्टी से अपने संबंध पर जोर दिया और गांधीवादी समाजवाद के प्रति समर्थन व्यक्त किया। वैचारिक बदलाव ने इसे सफलता नहीं दिलाई। इंदिरा गांधी की हत्या ने कांग्रेस के लिए सहानुभूति पैदा की, जिससे चुनावों में भारी जीत मिली। भाजपा ने संसद में केवल 2 सीटें जीतीं। चुनाव में भाजपा के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद वाजपेयी ने पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश की, लेकिन 1986 तक इस पद पर बने रहे। वे 1986 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए और कुछ समय के लिए संसद में भाजपा के नेता रहे। 1986 में लालकृष्ण आडवाणी ने भाजपा के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। उनके नेतृत्व में भाजपा कट्टर हिंदू राष्ट्रवाद की नीति पर लौट आई। यह राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन की राजनीतिक आवाज बन गई, जिसने अयोध्या में हिंदू देवता राम को समर्पित एक मंदिर बनाने की मांग की। यह मंदिर उस स्थान पर बनाया जाना था जिसे 16वीं शताब्दी की बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने के बाद राम का जन्मस्थान माना जाता था, जो तब वहां खड़ी थी। भाजपा के लिए रणनीति कारगर साबित हुई। इसने 1989 के आम चुनाव में लोकसभा में 86 सीटें जीतीं, जिससे वीपी सिंह की सरकार के लिए इसका समर्थन महत्वपूर्ण हो गया। दिसंबर 1992 में भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और विश्व हिंदू परिषद (विहित) के सदस्यों के नेतृत्व में धार्मिक स्वयंसेवकों के एक समूह ने मस्जिद को गिरा दिया। उन्होंने 1957 से 1962 तक बलरामपुर से शुरू करते हुए विभिन्न कार्यकालों के लिए लोकसभा के सांसद के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1967 से 1971 तक बलरामपुर से, फिर 1971 से 1977 तक ग्वालियर से और फिर 1977 से 1984 तक नई दिल्ली से सेवा की। अंत में उन्होंने 1991 से 2009 तक लखनऊ से सेवा की। नवंबर 1995 में मुंबई में भाजपा के एक सम्मेलन के दौरान भाजपा अध्यक्ष आडवाणी ने घोषणा की कि वाजपेयी आगामी चुनावों में पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। वाजपेयी खुद इस घोषणा से नाखुश बताए गए थे। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि पार्टी को पहले चुनाव जीतना होगा। 1996 के आम चुनाव में भाजपा संसद में सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जिसे बाबरी मस्जिद के विध्वंस के परिणामस्वरूप देश भर में धार्मिक ध्रुवीकरण से मदद मिली। भारतीय राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। वाजपेयी ने भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन भाजपा लोकसभा के सदस्यों के बीच बहुमत जुटाने में विफल रही। वाजपेयी ने 16 दिनों के बाद इस्तीफा दे दिया,
जब यह स्पष्ट हो गया कि उनके पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं है। 1996 और 1998 के बीच दो संयुक्त मोर्चा सरकारों के पतन के बाद लोकसभा भंग कर दी गई और नए चुनाव हुए। 1998 के आम चुनावों में भाजपा फिर से दूसरों से आगे रही। कई राजनीतिक दलों ने भाजपा में शामिल होकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) बनाया और वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। गठबंधन असहज था क्योंकि शिवसेना के अलावा अन्य किसी भी दल ने भाजपा की हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थन नहीं किया था। पार्टी के कट्टरपंथी विंग और आरएसएस से वैचारिक दबाव का सामना करते हुए वाजपेयी को इस गठबंधन को सफलतापूर्वक प्रबंधित करने का श्रेय दिया जाता है। वाजपेयी की सरकार 1999 के मध्य तक 13 महीने चली, जब जयललिता के नेतृत्व में अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) ने अपना समर्थन वापस ले लिया। सरकार 17 अप्रैल 1999 को लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर एक वोट से हार गई। चूंकि विपक्ष नई सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं जुटा पाया, इसलिए लोकसभा को फिर से भंग कर दिया गया और नए चुनाव कराए गए। मई 1998 में भारत ने 1974 में अपने पहले परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा के 24 साल बाद राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए। 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान ने अपने परमाणु परीक्षणों के साथ जवाब दिया, जिससे वह घोषित परमाणु क्षमता वाला सबसे नया देश बन गया। जबकि कुछ राष्ट्रों जैसे फ्रांस ने भारत के रक्षात्मक परमाणु शक्ति के अधिकार का समर्थन किया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ सहित अन्य ने भारत को सूचना, संसाधन और प्रौद्योगिकी पर प्रतिबंध लगाए। तीव्र अंतर्राष्ट्रीय आलोचना और विदेशी निवेश और व्यापार में लगातार गिरावट के बावजूद परमाणु परीक्षण घरेलू स्तर पर लोकप्रिय थे। वास्तव में लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भारत को अपनी परमाणु क्षमता को हथियार बनाने से रोकने में विफल रहे। भारत और पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध अंततः 6 महीने बाद ही हटा लिए गए। 1998 के अंत और 1999 की शुरुआत में वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ पूर्ण पैमाने पर कूटनीतिक शांति प्रक्रिया के लिए प्रयास शुरू किया। फरवरी 1999 में दिल्ली लाहौर बस सेवा के ऐतिहासिक उद्घाटन के साथ वाजपेयी ने कश्मीर विवाद और पाकिस्तान के साथ अन्य संघर्षों को स्थायी रूप से हल करने के उद्देश्य से एक नई शांति प्रक्रिया शुरू की। परिणामी लाहौर घोषणा ने बातचीत, विस्तारित व्यापार संबंधों और आपसी मित्रता के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की और दक्षिण एशिया को परमाणु मुक्त करने के लक्ष्य की परिकल्पना की। इसने 1998 के परमाणु परीक्षणों से उत्पन्न तनाव को कम किया, न केवल दोनों देशों के भीतर बल्कि दक्षिण एशिया और बाकी दुनिया में भी। AIADMK लगातार गठबंधन से हटने की धमकी दे रही थी और राष्ट्रीय नेता AIADMK महासचिव जयललिता को मनाने के लिए बार बार दिल्ली से चेन्नई आते रहे। हालांकि मई 1999 में AIADMK ने एनडीए से नाता तोड़ लिया और अक्टूबर 1999 में होने वाले नए चुनावों तक वाजपेयी प्रशासन को कार्यवाहक स्थिति में डाल दिया गया। 1999 में कारगिल युद्ध के बाद प्रधानमंत्री वाजपेयी भारतीय सैनिकों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ। अधिक जानकारी। कारगिल युद्ध। मई 1999 में कुछ कश्मीरी चरवाहों ने कश्मीर घाटी में आतंकवादियों और गैरवर्दीधारी पाकिस्तानी सैनिकों, जिनमें से कई के पास आधिकारिक पहचान पत्र और पाकिस्तानी सेना के कस्टम हथियार थे, की मौजूदगी का पता लगाया, जहां उन्होंने सीमावर्ती पहाड़ियों और मानव रहित सीमा चौकियों पर नियंत्रण कर लिया था। यह घुसपैठ कारगिल शहर के आसपास केंद्रित थी, लेकिन इसमें बटालिक और अखनूर सेक्टर और सियाचिन ग्लेशियर में तोपखाने का आदान प्रदान भी शामिल था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के साथ जवाब दिया, जो 26 मई 1999 को शुरू हुआ।
इसमें भारतीय सेना ने भारी तोपखाने की गोलाबारी के बीच और अत्यधिक ठंडे मौसम, बर्फ और उच्च ऊंचाई पर खतरनाक इलाकों का सामना करते हुए हजारों आतंकवादियों और सैनिकों से लड़ाई लड़ी। 3 महीने तक चले कारगिल युद्ध में 500 से अधिक भारतीय सैनिक मारे गए और अनुमान है कि लगभग 600 से 4000 पाकिस्तानी आतंकवादी और सैनिक भी मारे गए। भारत ने पाकिस्तानी आतंकवादियों और उत्तरी लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों को पीछे धकेल दिया। लगभग 70% क्षेत्र पर भारत ने फिर से कब्जा कर लिया। वाजपेयी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को एक गुप्त पत्र भेजा था कि यदि पाकिस्तानी घुसपैठिए भारतीय क्षेत्र से नहीं हटते हैं तो हम उन्हें किसी न किसी तरह से बाहर निकाल देंगे, जिसका अर्थ है कि उन्होंने नियंत्रण रेखा LOC पार करने या परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना से इनकार नहीं किया। पाकिस्तान को भारी नुकसान होने के बाद और संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन दोनों ने घुसपैठ को स्वीकार करने या भारत को अपने सैन्य अभियान रोकने की धमकी देने से इनकार कर दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने अड़ियल रुख अपनाया और नवाज शरीफ ने शेष आतंकवादियों को रुकने और नियंत्रण रेखा के पास की स्थिति में वापस जाने के लिए कहा। आतंकवादी शरीफ के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन NLI के सैनिक पीछे हट गए। आतंकवादियों को भारतीय सेना ने मार गिराया या झड़पों में पीछे हटने के लिए मजबूर किया, जो पाकिस्तान द्वारा वापसी की घोषणा के बाद भी जारी रही। 1999 के आम चुनाव कारगिल ऑपरेशन के बाद हुए थे। भाजपा के नेतृत्व वाले NDA ने लोकसभा की 543 सीटों में से 303 सीटें जीतकर आरामदायक और स्थिर बहुमत हासिल किया। 13 अक्टूबर 1999 को वाजपेयी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। दिसंबर 1999 में एक राष्ट्रीय संकट तब पैदा हुआ जब काठमांडू से नई दिल्ली जा रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को 5 आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया और तालिबान शासित अफगानिस्तान ले गए। अपहरणकर्ताओं ने मसूद अजहर जैसे कुछ आतंकवादियों को जेल से रिहा करने सहित कई मांगें रखीं। दबाव में आकर सरकार ने आखिरकार हार मान ली। उस समय विदेश मंत्री जसवंत सिंह आतंकवादियों के साथ अफगानिस्तान गए और यात्रियों के बदले उन्हें छुड़ाया। मार्च 2000 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत की राजकीय यात्रा की। 1978 में राष्ट्रपति जिमी कार्टर की यात्रा के बाद से 22 वर्षों में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की यह पहली भारत यात्रा थी। राष्ट्रपति क्लिंटन की यात्रा को दोनों देशों के संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना गया। वाजपेयी और क्लिंटन ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर व्यापक चर्चा की। इस यात्रा से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों में विस्तार हुआ। यात्रा के दौरान भारत-अमेरिका संबंधों के भविष्य के पाठ्यक्रम पर एक विजन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए। घरेलू स्तर पर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार RSS से प्रभावित थी, लेकिन गठबंधन के समर्थन पर निर्भरता के कारण भाजपा के लिए अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करना या सभी धर्मों के अनुयायियों पर लागू समान नागरिक संहिता लागू करना जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाना असंभव था। 17 जनवरी 2000 को RSS और कुछ भाजपा कट्टरपंथियों द्वारा वाजपेयी के शासन से असंतोष के कारण भाजपा के पूर्ववर्ती जनसंघ को फिर से शुरू करने की धमकी देने की खबरें आईं। जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष बलराज मधोक ने तत्कालीन RSS प्रमुख राजेंद्र सिंह को समर्थन के लिए एक पत्र लिखा था। हालांकि भाजपा पर आधिकारिक राज्य शिक्षा पाठ्यक्रम और तंत्र का भगवाकरण करने का आरोप लगाया गया था। भगवा RSS के RSS ध्वज का रंग है। गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी और मानव संसाधन विकास मंत्री, जिन्हें अब शिक्षा मंत्री कहा जाता है, मुरली मनोहर जोशी को 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में कार्यकर्ताओं की भीड़ को उकसाने के आरोप में दोषी ठहराया गया था।
मस्जिद विध्वंस से एक दिन पहले अपने विवादास्पद भाषण के कारण वाजपेयी खुद सार्वजनिक जांच के दायरे में आए थे। ये वर्ष प्रशासन में अंदरूनी कलह और सरकार की दिशा को लेकर असमंजस की स्थिति से भरे रहे। वाजपेयी का कमजोर होता स्वास्थ्य भी सार्वजनिक हित का विषय था और उनके पैरों पर पड़ने वाले तीव्र दबाव को दूर करने के लिए मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनके घुटने की एक बड़ी सर्जरी की गई थी। मार्च 2001 में तहलका समूह ने ऑपरेशन वेस्ट एंड नाम से एक स्टिंग ऑपरेशन वीडियो जारी किया, जिसमें भाजपा अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण, वरिष्ठ सेना अधिकारी और एनडीए सदस्य एजेंटों और व्यापारियों के रूप में प्रस्तुत पत्रकारों से रिश्वत लेते हुए दिखाए गए थे। कारगिल में मारे गए सैनिकों के लिए ताबूतों की आपूर्ति में गड़बड़ी से जुड़े बराक मिसाइल घोटाले और एक जांच आयोग के निष्कर्षों के बाद कि सरकार कारगिल आक्रमण को रोक सकती थी, रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू की और पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को संयुक्त शिखर सम्मेलन के लिए आगरा आमंत्रित किया। राष्ट्रपति मुशर्रफ को भारत में कारगिल युद्ध का मुख्य वास्तुकार माना जाता था। उन्हें पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार करके वाजपेयी ने कारगिल युद्ध को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया। लेकिन 3 दिनों की बहुत धूमधाम के बाद, जिसमें मुशर्रफ का दिल्ली में अपने जन्मस्थान का दौरा भी शामिल था, शिखर सम्मेलन सफल नहीं हो सका क्योंकि राष्ट्रपति मुशर्रफ ने कश्मीर के मुद्दे को छोड़ने से इनकार कर दिया। 13 दिसंबर 2001 को फर्जी आईडी वाले नकाबपोश हथियारबंद लोगों के एक समूह ने दिल्ली में संसद भवन पर धावा बोल दिया। आतंकवादी कई सुरक्षा गार्डों को मारने में कामयाब रहे, लेकिन इमारत को तुरंत सील कर दिया गया और सुरक्षा बलों ने उन लोगों को घेर लिया और मार डाला, जो बाद में पाकिस्तानी नागरिक साबित हुए। वाजपेयी ने भारतीय सैनिकों को युद्ध के लिए लामबंद करने का आदेश दिया, जिसके कारण अनुमानित 5 लाख से 7,50,000 भारतीय सैनिक भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात हो गए। पाकिस्तान ने सीमा पर अपने सैनिकों को जुटाकर जवाब दिया। मई 2002 में कश्मीर में एक सेना चौकी पर आतंकवादी हमले ने स्थिति को और बढ़ा दिया। वाजपेयी प्रशासन ने 2002 में आतंकवाद निरोधक अधिनियम लाया। इस अधिनियम का उद्देश्य संदिग्धों के खिलाफ जांच और कार्रवाई करने के लिए सरकारी अधिकारियों की शक्तियों को मजबूत करके आतंकवादी खतरों पर अंकुश लगाना था। इस कानून के दुरुपयोग की चिंताओं के बीच इसे संसद के संयुक्त सत्र में पारित किया गया था। दिसंबर 2001 और मार्च 2002 के बीच उनकी सरकार पर एक और राजनीतिक आपदा आई। वीएचपी ने राम मंदिर को लेकर अयोध्या में एक बड़े गतिरोध में सरकार को बंधक बना लिया। बाबरी मस्जिद के विनाश की 10वीं बरसी पर वीएचपी एक शिलादान या विवादित स्थल पर पोषित मंदिर की आधारशिला रखने का समारोह करना चाहती थी। हजारों वीएचपी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और उन्होंने स्थल पर कब्जा करने और जबरन समारोह करने की धमकी दी। न केवल सांप्रदायिक हिंसा का गंभीर खतरा, बल्कि एक धार्मिक संगठन द्वारा सरकार की अवज्ञा के कारण कानून और व्यवस्था के पूरी तरह से टूटने का खतरा देश पर मंडरा रहा था। हालांकि यह घटना विवादित स्थल से 1 किलोमीटर दूर एक अलग स्थान पर एक पत्थर के प्रतीकात्मक हस्तांतरण के साथ शांतिपूर्वक समाप्त हो गई। फरवरी 2002 में अयोध्या से गुजरात लौट रहे हिंदू तीर्थयात्रियों से भरी एक ट्रेन गोधरा शहर में रुकी। हिंदू कार्यकर्ताओं और मुस्लिम निवासियों के बीच हाथापाई हुई और ट्रेन में आग लगा दी गई, जिससे 59 लोग मारे गए। पीड़ितों के जले हुए शवों को अहमदाबाद शहर में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया और विश्व हिंदू परिषद ने गुजरात में राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। इन फैसलों ने मुस्लिम विरोधी भावनाओं को भड़काया। मौतों के लिए मुसलमानों को दोषी ठहराते हुए उग्र हिंदू भीड़ ने हजारों मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं को मार डाला, मुस्लिम घरों और पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया।
हिंसा 2 महीने से अधिक समय तक चलती रही और 1000 से अधिक लोग मारे गए। गुजरात पर भाजपा की सरकार थी, जिसके मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। स्थिति को ठीक से न संभालने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की गई। उस पर हिंसा को रोकने के लिए कुछ न करने और यहां तक कि इसे प्रोत्साहित करने में मिलीभगत करने का आरोप लगाया गया। कथित तौर पर वाजपेयी मोदी को हटाना चाहते थे, लेकिन अंततः पार्टी के सदस्यों ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करने के लिए मना लिया। उन्होंने गुजरात की यात्रा की, गोधरा और अहमदाबाद का दौरा किया, जो सबसे हिंसक दंगों का स्थल था। उन्होंने पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की और हिंसा को समाप्त करने का आग्रह किया। जबकि उन्होंने हिंसा की निंदा की, उन्होंने सार्वजनिक रूप से मोदी को सीधे तौर पर फटकार नहीं लगाई। जब उनसे पूछा गया कि दंगों की स्थिति में मुख्यमंत्री को उनका क्या संदेश होगा, तो वाजपेयी ने जवाब दिया कि मोदी को राजधर्म का पालन करना चाहिए, जिसका हिंदी में अर्थ है नैतिक शासन। अप्रैल 2002 में गोवा में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वाजपेयी के भाषण ने अपनी विषय वस्तु के कारण विवाद उत्पन्न किया, जिसमें उन्होंने कहा, मुसलमान जहां कहीं भी रहते हैं, वे दूसरों के साथ सहअस्तित्व में रहना पसंद नहीं करते। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि इन टिप्पणियों को संदर्भ से बाहर ले जाया गया था। वाजपेयी पर हिंसा को रोकने के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया गया था और बाद में उन्होंने घटनाओं को संभालने में गलतियां स्वीकार की। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायणन ने भी हिंसा को रोकने में विफल रहने के लिए वाजपेयी सरकार को दोषी ठहराया। 2004 के आम चुनावों में भाजपा की हार के बाद वाजपेयी ने स्वीकार किया कि मोदी को नहीं हटाना एक गलती थी। 2002 और 2003 के अंत में सरकार ने आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाया। देश की जीडीपी वृद्धि 2003 से 2007 तक हर साल 7% से अधिक रही, 3 साल तक 5% से कम की वृद्धि के बाद। विदेशी निवेश में वृद्धि, सार्वजनिक और औद्योगिक बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण, नौकरियों का सृजन, एक उभरता हुआ हाईटेक और आईटी उद्योग और शहरी आधुनिकीकरण और विस्तार ने देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को बेहतर बनाया। अच्छी फसल की पैदावार और मजबूत औद्योगिक विस्तार ने भी अर्थव्यवस्था में मदद की। मई 2003 में उन्होंने संसद के समक्ष घोषणा की कि वह पाकिस्तान के साथ शांति प्राप्त करने के लिए एक आखिरी प्रयास करेंगे। यह घोषणा 2001 में भारतीय संसद पर हमले के बाद 16 महीने की अवधि को समाप्त कर दिया, जिसके दौरान भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए थे। हालांकि राजनयिक संबंध तुरंत नहीं सुधरे, लेकिन उच्चस्तरीय अधिकारियों द्वारा यात्राओं का आदान प्रदान हुआ और सैन्य गतिरोध समाप्त हो गया। पाकिस्तानी राष्ट्रपति और पाकिस्तानी राजनेताओं, नागरिक और धार्मिक नेताओं ने इस पहल की सराहना की, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और दुनिया के अधिकांश देशों के नेताओं ने किया। जुलाई 2003 में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने चीन का दौरा किया और विभिन्न चीनी नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने तिब्बत को चीन का हिस्सा माना, जिसका चीनी नेतृत्व ने स्वागत किया, और अगले वर्ष सिक्किम को भारत का हिस्सा माना। अगले वर्षों में चीन भारत संबंधों में काफी सुधार हुआ। नीतियों, वाजपेयी सरकार ने कई घरेलू आर्थिक और ढांचागत सुधार पेश किए, जिनमें निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, सरकारी अपव्यय को कम करना, अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना और कुछ सरकारी स्वामित्व वाले निगमों का निजीकरण करना शामिल है। वाजपेयी की परियोजनाओं में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शामिल थीं। 2001 में वाजपेयी सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था। 2003 में समाचार रिपोर्टों ने वाजपेयी और उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के बीच नेतृत्व के बंटवारे के संबंध में भाजपा के भीतर खींचतान का सुझाव दिया।
भाजपा अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने सुझाव दिया था कि आडवाणी को 2004 के आम चुनावों में पार्टी का राजनीतिक नेतृत्व करना चाहिए, वाजपेयी को विकास पुरुष और आडवाणी को लौह पुरुष के रूप में संदर्भित करते हुए। जब वाजपेयी ने बाद में सेवानिवृत्ति की धमकी दी, तो नायडू ने यह घोषणा करते हुए पीछे हट गए कि पार्टी वाजपेयी और आडवाणी के दोहरे नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। 2004 के आम चुनाव के बाद एनडीए के सत्ता में बने रहने की व्यापक उम्मीद थी। इसने आर्थिक विकास और पाकिस्तान के साथ वाजपेयी की शांति पहल का लाभ उठाने की उम्मीद में तय समय से 6 महीने पहले ही चुनावों की घोषणा कर दी। 13वीं लोकसभा अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग हो गई थी। भाजपा को उम्मीद थी कि वह कथित फील गुड फैक्टर और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों में भाजपा की हालिया सफलताओं का लाभ उठाएगी। इंडिया शाइनिंग अभियान के तहत इसने सरकार के तहत देश के आर्थिक विकास की घोषणा करते हुए विज्ञापन जारी किए। हालांकि भाजपा 543 सीटों वाली संसद में केवल 138 सीटें ही जीत सकी, जिसमें कई प्रमुख कैबिनेट मंत्री हार गए। एनडीए गठबंधन ने 185 सीटें जीतीं। सोनिया गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव में 145 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस और उसके सहयोगियों, जिसमें कई छोटी पार्टियां शामिल थीं, ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का गठन किया, जिसके पास संसद में 220 सीटें थीं। वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कम्युनिस्ट पार्टियों के बाहरी समर्थन से यूपीए ने प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह के साथ अगली सरकार बनाई। दिसंबर 2005 में वाजपेयी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने घोषणा की कि वे अगला आम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुंबई के शिवाजी पार्क में भाजपा की रजत जयंती रैली में एक प्रसिद्ध बयान में वाजपेयी ने घोषणा की कि अब से लाल कृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन भाजपा के राम लक्ष्मण हिंदुओं द्वारा अत्यधिक पूजनीय और पूजे जाने वाले 2 ईश्वरीय भाई होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में एक भाषण के दौरान वाजपेयी को भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह के रूप में संदर्भित किया था, जो हिंदू महाकाव्य महाभारत के चरित्र का संदर्भ था, जिसका 2 युद्धरत पक्षों द्वारा सम्मान किया जाता था। 6 फरवरी 2009 को सीने में संक्रमण और बुखार के कारण वाजपेयी को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था, लेकिन अंततः वे ठीक हो गए और बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई। अपने खराब स्वास्थ्य के कारण 2009 के आम चुनाव के प्रचार अभियान में भाग लेने में असमर्थ उन्होंने एक पत्र लिखकर मतदाताओं से भाजपा का समर्थन करने का आग्रह किया। उनके शिष्य लालजी टंडन उस चुनाव में लखनऊ सीट बरकरार रखने में सक्षम थे, भले ही एनडीए को पूरे देश में चुनावी हार का सामना करना पड़ा। यह अनुमान लगाया गया था कि वाजपेयी की गैर पक्षपाती अपील ने उत्तर प्रदेश में अन्य जगहों पर भाजपा के खराब प्रदर्शन के विपरीत लखनऊ में लालजी की सफलता में योगदान दिया।